हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर सेशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ विदुषी और आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी के चैप्टर का रोल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस क्लास में हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी का करेंगे। जो भी लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, हम कुछ नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रेगुलर बैचेस चल रहे हैं। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन देम। अदरवाइज यूट्यूब पे सारा कंटेंट फ्री भी है, आप इससे भी पढ़ सकते हो। कोई डाउट्स हो तो मुझे ज़रूर लिख के बताना एंड शेयर विथ मी योर फीडबैक। आज हम पढ़ रहे हैं रोल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं। ओवरव्यू में अगर समझो तो सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, एज एन एडजुडिकेटर, एज एन इंटरप्रिटर। एज एन एडजुडिकेटर, एडजुडिकेटर मतलब कौन? जो एडजुडिकेट करता है, जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। तो अल्टीमेट एडजुडिकेटर कौन है हमारे कंट्री में? हमारे जो जुडिशरी है उसका स्ट्रक्चर तो ये है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। किसी भी प्रॉब्लम का अल्टीमेट रेजोल्यूशन, फाइनली किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, किसी भी लीगल डिस्प्यूट, बाय प्रॉब्लम आई मीन किसी भी अगर लीगल इशू को फाइनली रिजॉल्व करना है, तो वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इज द, वी कैन से, अल्टीमेट एडजुडिकेटर। ऑलराइट। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सुप्रीम कोर्ट का क्या है? एज एन इंटरप्रिटर। अब इंटरप्रिटर कौन होता है? जो कि किसी चीज को इंटरप्रेट करता है, किसी चीज का मतलब बताता है। इंडिया के लॉज को अगर हम इस तरीके से क्लासिफाई करें कि एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दूसरा हो गया अदर लॉज ऑफ इंडिया। तो इन दोनों चीजों का फाइनल इंटरप्रिटेशन, फाइनल मतलब फाइनल एप्लीकेशन कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसका एप्लीकेशन क्या होगा, कि उसका मतलब क्या होगा, फाइनली उसको हम किसी रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करके किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, या किसी और लॉ में जो लिखा है उसका एप्लीकेशन एक डिस्प्यूट में किस तरीके से होगा, उसका मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में निकाला जाएगा। इसको लेके कभी भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो अल्टीमेट इंटरप्रेटर, फाइनल मतलब बताने वाला लीगल डिस्प्यूट में कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है, लॉज के मतलब भी बहुत बदलते हैं, क्योंकि चेंजिंग सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में उनको अप्लाई किया जाता है। ये एप्लीकेशन सही तरीके से कैसे होना चाहिए, इसका सही मीनिंग क्या होना चाहिए, सही इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, ये अल्टीमेटली डिसाइड करने वाला सुप्रीम कोर्ट है। अब एक एग्जाम्पल ले लो, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस चीज के बारे में बात करता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और ये बोलता है कि ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। 2017 में एक केस आया था, ये आधार का जो पूरा बायोमेट्रिक सिस्टम है इसको लेके, जबकि ये क्वेश्चन उठा था कि ये जो सिस्टम है इससे लोगों की प्राइवेसी इन्फ्रिंज होती है। तो ये बात की गई थी कि प्राइवेसी के बारे में कहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, कहीं ये लिखा नहीं है कि लोगों को राइट टू प्राइवेसी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर ही राइट टू प्राइवेसी भी आता है, क्योंकि अगर आपको राइट टू प्राइवेसी नहीं मिलती है तो आप राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का सही एप्लीकेशन नहीं कर सकते। और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन किया था और बताया था कि ये राइट टू प्राइवेसी को इंक्लूड करता है। ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे लॉज के एप्लीकेशन और मीनिंग को डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शंस को समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शंस को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अब इन तीनों ज्यूरिसडिक्शंस को हम बहुत जल्दी से, बहुत इजी एग्जांपल से समझेंगे। अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया तो कभी भी इन ज्यूरिसडिक्शंस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे सोचो कि आपके स्कूल में हम एक हायरार्की बनाते हैं, ठीक है? क्लास मॉनिटर, क्लास टीचर, प्रिंसिपल। अब आपके और आपके फ्रेंड के बीच में एक झगड़ा होता है,
तो आप सबसे पहले क्या करते हो, क्लास मॉनिटर के पास जाते हो। क्लास मॉनिटर जो सोल्यूशन देता है उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, आप क्लास टीचर के पास अपील कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप प्लीज़ इस इशू को एक बार फिर से देखो और आप रिजॉल्व करो। अगर क्लास टीचर के भी रेजोल्यूशन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रिंसिपल मैम को अपील कर सकते हो कि मैम आप एक बार ये सिचुएशन को फिर से देखो कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आप प्रिंसिपल के पास गए हो, ये आप किस प्रोसेस से गए हो, इसको हम बोलते हैं एपिलेट प्रोसेस। यानी प्रिंसिपल मैम के पास यहाँ पे क्या है, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपील के थ्रू उनके पास कोई एक इशू आता है। दिस इज एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब इन द सेम सिचुएशन सोचो कि आपको आपके एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं दी जा रही क्योंकि आपका अटेंडेंस लो है, आपकी क्लास टीचर ने आपको बोला कि आप एग्जाम नहीं लिख सकते। इस सिचुएशन में क्या करते हो, आप डायरेक्टली जाते हो प्रिंसिपल मैम के पास और उनको आप जाके बताते हो कि ये सिचुएशन है, क्या इश्यूज हैं, और वो इस सिचुएशन को देखे, इसका कोई रेजोल्यूशन निकाले। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में आप डायरेक्टली प्रिंसिपल मैम के पास जा रहे हो। शी इज द पर्सन हु इज लिसनिंग टू योर मैटर, योर इशू फॉर द फर्स्ट टाइम। आप मॉनिटर के पास भी नहीं गए हो, क्लास टीचर के पास भी नहीं गए हो, आप सीधा जा रहे हो प्रिंसिपल मैम के पास डायरेक्टली। ठीक है, दिस इज नोन एज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके लिए आप लोअर लेवल से नहीं जा रहे हो, आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास जा रहे हो। सो प्रिंसिपल हैज original jurisdiction. For the first time she hears the problem and decides the problem. So this is her power. अब ये सोचो कि आपके स्कूल में बोर्ड है, बोर्ड मेंबर्स, ये बोर्ड मेंबर्स डिसाइड कर रहे हैं कि स्कूल की न्यू एडमिशन पॉलिसी क्या होगी। इसके लिए ये प्रिंसिपल मैम को बोलते हैं कि मैम आप हमें इस इशू पे कुछ एडवाइस दीजिए। तो इस सिचुएशन में जब प्रिंसिपल मैम बोर्ड मेंबर्स को एडवाइस देती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, हियर द प्रिंसिपल हैज व्हाट, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये तीन ज्यूरिसडिक्शन समझ में आ गए। अब इन तीनों सिचुएशंस में आप प्रिंसिपल मैम की जगह रिप्लेस कर दो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जिन सिचुएशंस में आप लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाते हो वो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। जिन सिचुएशंस के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, आपको लोअर कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही उस मैटर को पहली बार सुनेगा और रिजॉल्व करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव पावर है, दैट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और जिन सिचुएशंस में ऐसा होता है, कई बार प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी लीगल मैटर पे एडवाइस मांगते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जब ऐसी एडवाइस देता है तो उसको हम बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये तीन ज्यूरिसडिक्शंस आई होप कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, ओरिजिनल, एपिलेट एंड एडवाइजरी। तो अब आ जाओ डिफरेंट रोल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पे। डिफरेंट रोल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में ये तो हमने समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेस द रोल ऑफ एन एडजुडिकेटर एंड एन इंटरप्रेटर। ठीक है, अब इस एडजुडिकेटर और इंटरप्रेटर का जो रोल है ये तीन ज्यूरिसडिक्शंस में हम समझेंगे। तीन ज्यूरिसडिक्शंस क्या क्या है, ओरिजिनल, एपिलेट एंड एडवाइजरी। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पे। सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्चुअली दो आर्टिकल्स में आता है। क्या क्या, आर्टिकल 131, दूसरा आर्टिकल 32। सबसे पहले आर्टिकल 131 पढ़ते हैं। सो अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट इज ग्रांटेड व्हाट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अब ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है ये क्या है, आर्टिकल 131 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है अबाउट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब वो केसेस जिनमें आपको लोअर लेवल से हायरार्की फॉलो करके सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आना होगा। कोर्ट्स की हायरार्की हमारे कंट्री में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाओगे।
सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इन डिस्प्यूट्स को फॉर द फर्स्ट टाइम सुनेंगे एंड डिसाइड करेंगे। लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास ये हायरार्की फॉलो करके आपको इन डिस्प्यूट्स में नहीं जाना है। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इन इश्यूज को सुन सकता है और डिसाइड कर सकता है। ये जो लोअर कोर्ट्स हैं इनमें ये इश्यूज नहीं जा सकते। अब ये कैसे इश्यूज है? आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बताता है कि ये कौन से इश्यूज हैं जिनमें कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हो। अब ये पढ़ो, आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट particularly in matters involving disputes between different units of the Indian Federation. इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अब जो इंडियन फेडरेशन है इसके यूनिट्स क्या क्या है? स्टेट्स एंड सेंटर। तो इन यूनिट्स के बीच में, यानी कि फेडरेशन के जो यूनिट्स हैं इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज करती है तो ये मैटर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। लेट्स रेफर टू द सेंटर एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट बुलेट समझो, डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस समझो कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एक स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। लोअर कोर्ट्स इन मैटर्स के साथ डील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, वो ही इन केसेस को फर्स्ट टाइम सुनेगी और डिसाइड करेगी। ठीक है। सेकेंड बुलेट समझो, disputes between government of India and any state or states on one side and one or more states on the other side। ठीक है। अब जो सेकेंड बुलेट है उसका एग्जाम्पल क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो गवर्नमेंट एंड अ स्टेट ऑन वन साइड एंड अनदर स्टेट ऑन द अदर साइड, ये हो सकता है। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या हो रहा है? गवर्नमेंट के साथ एक साइड पे एक स्टेट है और दूसरे साइड पे दो और स्टेट्स हैं। कुछ नहीं है, हम बस ये जो सेंटर और स्टेट्स हैं इनके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं। इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होती हैं तो हम कहाँ जाते हैं? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स के साथ डील करता है। ये जैसे नॉर्मल और लोगों के बीच में, प्राइवेट सिटीजन्स के बीच में जब मैटर्स होते हैं तो वो जैसे लोअर कोर्ट से जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक अपील में, ये अपील में नहीं जाता, ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। दो स्टेट्स के बीच में भी अगर सिर्फ, क्योंकि स्टेट्स भी तो फेडरेशन का यूनिट ही है, तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऐसा अगर डिस्प्यूट अराइज करता है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, या इस साइड और भी स्टेट्स हो सकते हैं, इस साइड और भी स्टेट्स हो सकते हैं, ये मैटर भी कहाँ जाएगा? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। इसका मतलब क्या? जो फेडरेशन के यूनिट्स हैं, स्टेट्स एंड सेंटर, स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके बीच अगर कोई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वो मैटर सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट इन दीज मैटर्स हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एक बात और याद रखो कि ये जो इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं ये सबसे पहला तो यूनिट्स ऑफ फेडरेशन के बीच में होते हैं, विच मीन्स सेंटर एंड स्टेट्स। सेकेंड थिंग इज, ये जो इश्यूज हैं ये लीगल राइट्स के बारे में होने चाहिए। अब ये इश्यूज अबाउट लीगल राइट्स का क्या मतलब है? इश्यूज अबाउट लीगल राइट्स का ये मतलब है कि देखो, जहाँ पे यूनिट्स ऑफ फेडरेशन के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, यानी सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो बहुत तरीके के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज पे भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज पे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। पर क्या सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 131 के अंडर इन सब डिस्प्यूट्स को एंटरटेन करेगा? नहीं। जो यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन है, यानी सेंटर
और स्टेट, इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे टाइप के डिस्प्यूट्स होने होंगे? द टाइप हैज टू बी इश्यूज अबाउट लीगल राइट्स, यानी कि कोई ऐसा इशू जिसमें कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है, तो वो सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगा, सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, उसकी हियरिंग होगी। लेकिन जैसे अगर कोई पॉलिटिकल इशू आ जाता है तो वो डिस्प्यूट तो है फेडरेशन के यूनिट्स के बीच में, पर सुप्रीम कोर्ट के पास हम उसके लिए नहीं जाते हैं। कोई सब्सटैंशियल लीगल मैटर इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सेंटर स्टेट या स्टेट्स के बीच में अगर कोई रिवर डिस्प्यूट आती है, अगर एक वाटर बॉडी है तो उसको दो स्टेट्स के बीच में उसके वाटर रिसोर्स को कैसे शेयर किया जाएगा, ऐसा अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो वो किस टाइप का डिस्प्यूट हो गया? ये तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं है। दिस टॉक्स अबाउट लीगल राइट्स ऑफ द स्टेट्स, कि भाई इस स्टेट का इतना राइट है, इस स्टेट का इतना राइट है इस वाटर बॉडी के ऊपर, तो ठीक है। अगर कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट है, कोई लीगल राइट्स का इशू है दोनों स्टेट्स के बीच में, तभी जो है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 131 एक्सरसाइज होता है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी बस यही लिखा है, subject to the provisions of the constitution supreme court shall to the exclusion of any other court, यानी कि कोई और कोर्ट इन मैटर्स के साथ डील नहीं कर सकता। आर्टिकल 131 में जो भी मैटर्स हैं उनमें दूसरे कोर्ट्स नहीं डील कर सकते, अदर कोर्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डीलिंग विथ मैटर्स अंडर आर्टिकल 131। ठीक है, तो matters between the government of India and one or more state, between the government of India and any state or states on one side and one or more or other states on the other side, between two or more states, if in so far as the dispute involves any question whether of law or fact on which the existence of the extent of a legal right depends। अभी अभी मैंने बताया था ना कि कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट होना होगा जिसपे कोई लीगल राइट रिलेटेड डिस्प्यूट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, सच डिस्प्यूट्स मस्ट इन्वॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट्स कैन बी एडजुडिकेटेड। ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स related to legal rights? For example, dispute between the sharing of a river or other natural resources between two states in India can directly be brought to the Supreme Court under the exercise of its original jurisdiction. Different roles of the Supreme Court. इस टॉपिक के अंडर हम तीन टाइप के jurisdictions पढ़ते हैं, ओरिजिनल jurisdiction, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में दो आर्टिकल्स आते हैं। देखो, एक है आर्टिकल 131 और एक है आर्टिकल 32। आर्टिकल 131 के बारे में हमने पहले पढ़ा कि आर्टिकल 131 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कैसे एक्सरसाइज करता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 के बारे में। तो यहाँ देखो, under Article 32, the Supreme Court of India can exercise extensive original jurisdiction for enforcement of fundamental rights। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है, एक है extensive original jurisdiction, एक है enforcement of fundamental rights। तो अब extensive original jurisdiction क्या होता है? अब सबसे पहले extensive original jurisdiction, एक्सटेंसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? हमारे कंट्री में कोर्ट्स की हायरार्की क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स है, फिर लोअर कोर्ट्स है। तो एक्सटेंसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये प्राइमरी और डायरेक्ट अथॉरिटी होती है। प्राइमरी और डायरेक्ट अथॉरिटी होती है केसेस को सुन के उनको डिसाइड करने की, केसेस को एडजुडिकेट करने की। अब देखो, और एक टाइप का ज्यूरिसडिक्शन होता है जिसको एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन भी बोलते हैं। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन कम्स फ्रॉम द वर्ड अपील। तो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है कि
लोअर कोर्ट से अपील में कोई मैटर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से अपील में कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा रहा है, पर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में डायरेक्टली मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। तो इसीलिए ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एपेलेट जुरिसडिक्शन से अलग है। एपेलेट जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस को रिव्यू करता है और फिर किसी केस को डिसाइड करता है। पर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ही डायरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम उस केस को, उस मैटर को सुनता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का यहाँ मतलब देखो, दिस फ्रेज मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज द प्राइमरी एंड डायरेक्ट अथॉरिटी टू हियर केसेस अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो डायरेक्टली केसेस को फॉर द फर्स्ट टाइम सुन सके। अनलाइक एपेलेट जुरिसडिक्शन where the court reviews the decisions of the lower courts। अभी मैंने बताया कि एपेलेट जुरिसडिक्शन में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू कर रहा है जो उसके पास अपील में आया है। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इस एपेलेट जुरिसडिक्शन से अलग है, इसमें कोई रिव्यू नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, दिस अलाउज द कोर्ट टू हियर द केस इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट टाइम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुनता है, फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, अब हमने ये तो समझा कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंदर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है, लेकिन ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास किन सिचुएशंस में होता है, कब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। तो कब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर अपने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकता है, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखो, सबको पता है कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि 6 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अब ये फंडामेंटल राइट्स में कुछ राइट्स सिटीजन्स को एक्सक्लूसिवली दिया जाता है, यानी कि सिटीजन्स ओनली, और कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को दिया जाता है। अब किसी सिटीजन या नॉन सिटीजन को दिया हुआ फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है या उसके वायलेशन का कोई थ्रेट होता है, यानी वो थ्रेटेंड होता है, सो इफ देयर इज अ थ्रेट ऑफ वायलेशन, इन दोनों सिचुएशंस में सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, उनको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर उनका वायलेशन हो रहा है या थ्रेट ऑफ वायलेशन हो रहा है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अपने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करके फॉर द फर्स्ट टाइम उस मैटर को सुन के उसको एडजुडिकेट करेंगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब ये एक बार पढ़ो, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स एज वेल। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो नॉन सिटीजन्स को भी दिए जाते हैं। तो इन राइट्स में अगर कोई राइट किसी सिटीजन का या नॉन सिटीजन का वायलेट होता है या उसका थ्रेट ऑफ वायलेशन होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है फॉर व्हाट, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स दिए तो जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये राइट्स सिर्फ थियोरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ पेन एंड पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राइट्स प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करने चाहिए। तो अगर मैंने आपको कोई राइट दिया है तो मुझे आपके उस राइट को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। अगर आपका वो राइट कोई वायलेट कर रहा है तो मुझे वो स्टॉप भी करना पड़ेगा। इसीलिए सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो केसेस को डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंदर सुने। और देखो यहाँ पे एक टर्म देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक्चुअली आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 is an article which talks about right to constitutional remedies। constitutional remedies क्या होती है, वो रेमेडीज जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, यूज करता है
इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। तो मैं एक सिटीजन हूँ, मेरे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है, वायलेट हो रहे हैं या थ्रेट ऑफ वायलेशन है, मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 के अंदर मेरा केस सुनता है। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ मेरे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या थ्रेट है वायलेशन का, तो वो क्या इशू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, चीज नोटिस करो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ लिखा गया है, एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि आर्टिकल 32 जो है वो अपने में ही एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 जो कि बात करता है अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। यानी कि मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मैं आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए अप्रोच करूं, दैट इटसेल्फ इज माय फंडामेंटल राइट। और अप्रोच क्यों करती हूँ, जब मेरा कोई और फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो ये याद रखना कि आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, वो किसके अगेंस्ट एनफोर्स हो सकता है, ये माना जाता है कि स्टेट हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। जहां स्टेट की ड्यूटी है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वहां पे अगर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो हम किसके अगेंस्ट एनफोर्स करेंगे, वो हम स्टेट के अगेंस्ट ही एनफोर्स करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्टेट या स्टेट की एजेंसीज के अगेंस्ट आर्टिकल 32 एनफोर्स किया जा सकता है। यानी अगर मैं किसी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हूँ तो जनरली वो एनफोर्स किया जा सकता है अगेंस्ट द स्टेट। यानी कि उस सिचुएशन में द स्टेट और द एजेंसीज ऑफ द स्टेट, स्टेट की बहुत सारी एजेंसीज होते हैं, स्टेट के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि जब पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं तो वो एज पार्ट ऑफ द स्टेट परफॉर्म करते हैं। ये सब स्टेट, स्टेट की एजेंसी, स्टेट के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि स्टेट की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, वो अगर कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट करते हैं तो उनके अगेंस्ट हम आर्टिकल 32 को एनफोर्स कर सकते हैं। अब आर्टिकल 32 के अंदर कौन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास, विच मीन्स हु कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32, any individual or group of individuals whose rights have been violated or are under a threat of violation। इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, अगर उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है या कोई थ्रेट है वायलेशन का, तो वो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंडर डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। उनको लोअर कोर्ट से हायरार्की फॉलो करके सुप्रीम कोर्ट तक अपील के प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्टली, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो रहा है या थ्रेट ऑफ वायलेशन है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, कुछ तो सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है तब, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स इशू कर सकता है टू स्टॉप दैट वायलेशन फ्रॉम टेकिंग प्लेस। ये जो रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32, इसको रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो रिट्स इशू होते हैं, these are what, these are basically constitutional remedies। मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल है आर्टिकल 32, जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वो रेमेडीज हैं जो मिलती हैं जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं या वायलेशन का थ्रेट होता है। तो कुछ रेमेडी तो मिलनी चाहिए ना उस वायलेशन को रोकने के लिए, उन रेमेडीज को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये रिट्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही हैं। रिट्स 5 टाइप के होते हैं, देयर आर 5 रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्शियोररी। ये 5 टाइप के रिट्स हैं। अब हम आगे इन रिट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 32 के अंदर क्या आ रहा है, रिट ज्यूरिसडिक्शन। और कितने टाइप के रिट्स होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। पहले पढ़ते हैं हेबियस कॉर्पस।
हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ। अब एक एग्जांपल देखो, अर्जुन एक पर्सन है जिसको कि पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब अरेस्ट तो कर लेती है पर उसको ये नहीं बताती है कि व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट, यानी कि उसको ये नहीं बताती है कि उसको अरेस्ट क्यों किया है, पर उसको अरेस्ट कर लेती है। तो ये उसके एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है अंडर आर्टिकल 22, इसके ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस की पिटिशन फाइल की जा सकती है, जहां की सुप्रीम कोर्ट पुलिस को डायरेक्ट करेगा कि भाई आपने अर्जुन को अरेस्ट किया है, आपने उसको अनलॉफुली डिटेन या इम्प्रिजन किया है। अनलॉफुली किया है क्योंकि आपने उसके ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट बताए नहीं है, आप उसका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हो अंडर आर्टिकल 22। तो यहाँ पे रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस होता है, जहां सुप्रीम कोर्ट बोलता है टू हैव द बॉडी ऑफ, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अर्जुन को कोर्ट में लाओ, टू हैव द बॉडी ऑफ, अर्जुन की बॉडी को प्रोड्यूस करो, अर्जुन को कोर्ट में प्रोड्यूस करो। कई बार ऐसे होता है कि किसी को अरेस्ट कर लिया लेकिन उसको 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया। एक रूल होता है जहाँ की किसी को अरेस्ट करने के बाद विद इन 24 आवर्स आपको वहाँ के मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना होगा। ये नहीं किया तो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी हेबियस कॉर्पस का एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ये नहीं हुआ तो फैमिली मेंबर्स एक हेबियस कॉर्पस का पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हाँ भाई देयर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस का रिट इशू किया और बोला कि उस पर्सन को प्रोड्यूस किया जाए, टू हैव द बॉडी। सो हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हेबियस कॉर्पस का मेन एम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इंश्योर अगेंस्ट अनलॉफुल एंड आर्बिट्ररी डिटेंशन, ताकि इलीगली अनलॉफुली किसी को डिटेन नहीं किया जाए, वो होने से तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा। इसलिए ये हेबियस कॉर्पस का रिट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, और इसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर? नेक्स्ट टाइप का रिट कौन सा है? रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस का लिटरल लैटिन मतलब क्या है? वी कमांड। इन दिस केस हु कमांड्स? द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है जो कि अपनी किसी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रही है, तो अगर कोई ड्यूटी जिसके लिए वो लीगली ओब्लाइज्ड हैं, उनको परफॉर्म करना चाहिए, वो फेल करते हैं परफॉर्म करने से या वो रिफ्यूज करते हैं परफॉर्म करने से, तो इन सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट कमांड करता है। किसको? इन पब्लिक अथॉरिटीज को कमांड करता है कि भाई तुम ये ड्यूटीज को परफॉर्म करो, यू आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म दीज ड्यूटीज। सोचो कि एक नेचुरल डिजास्टर हुआ है, ठीक है। अब इस डिजास्टर में गवर्नमेंट ने फार्मर्स को प्रॉमिस किया है कि वी विल गिव यू एड, लेकिन किसी एक डिस्ट्रिक्ट का जो डिपार्टमेंट है हु इज इन चार्ज ऑफ दिस, वो डिपार्टमेंट इस एड को डिले कर रहा है, वो टाइमली फार्मर्स तक इस एड को पहुंचा नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये जो फार्मर्स हैं ये लोग इंडिविजुअली या एज अ ग्रुप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये जाके क्या बोलेंगे कि हमारा आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है, विच इज अ फंडामेंटल राइट, वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि हमें जब एड नहीं मिल रही है तो हमारी राइट टू लाइफ अफेक्ट हो रही है।
राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 अफेक्ट हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, इसके लिए ये फार्मर्स सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पब्लिक अथॉरिटीज अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फेल हो जा रहे परफॉर्म करने में, या रिफ्यूज कर रहे कि हम नहीं परफॉर्म करेंगे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू करता है और इन पब्लिक अथॉरिटीज को बोलता है वी कमांड। So basically we command that you perform the duty that you are obligated to perform. We command कि जो duties आपकी legal obligation है उनको आप perform करिए। Clear हुआ? This writ compels a public authority to perform a duty that they are legally obligated to perform but have failed or refused to do so. अब आ जाओ writ of prohibition पे। Prohibition का मतलब prohibit से आता है, to stop something। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं ना यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग दिस, विच मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई भी लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड कर रहा है। नेचुरल जस्टिस के दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि जो दोनों पार्टीज होती हैं, ऑपोजिट पार्टीज एक केस में, दोनों को अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को बोलने का मौका दिया जाए। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जो भी केस के जज है वो एक इम्पार्शियल पर्सन हो, वो बायस्ड नहीं हो। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड कर रहा है, ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करना मतलब अपने पावर को एक्सीड करना। सोचो कि एक सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है मतलब क्या, सिविल मैटर्स को सुनना चाहिए, पर वो कोर्ट अब क्रिमिनल मैटर्स को सुन रहा है। क्रिमिनल मैटर को सुन के वो एक डिसीजन दे देता है। अब जो इस केस के पार्टीज हैं उनमें से किसी एक को लगता है कि नहीं, दिस सिविल कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट, इस सिविल कोर्ट के पास क्रिमिनल मैटर्स सुनने का पावर नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दैट एडिक्वेट कॉम्पिटेंस, अब किसी एक पार्टी को ये लगता है कि ये सिविल कोर्ट क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स नहीं सुनता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो इस क्रिमिनल मैटर में कोई गलत जजमेंट दे दे, वो सही तरीके से डील नहीं करे क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज सिविल मैटर्स में है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, उस पर्सन का राइट टू अ फेयर ट्रायल, फंडामेंटल राइट टू अ फेयर ट्रायल वायलेट होता है। इस वायलेशन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ दिस इज ट्रू, इस सिविल कोर्ट ने इस क्रिमिनल मैटर को एंटरटेन करके अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड किया है। सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है सिविल मैटर्स को एंटरटेन करना, सिविल कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स को एंटरटेन करके अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड कर रहा है। ऐसा करने से किसी एक पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेट होने का थ्रेट है। तो सुप्रीम कोर्ट इस सिविल कोर्ट को एक रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करता है। क्या बोलता है कि वी प्रोहिबिट यू फ्रॉम एक्सरसाइजिंग दिस ज्यूरिसडिक्शन। अब एक एग्जांपल लो, एक क्रिमिनल कोर्ट है, यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में एक क्रिमिनल मैटर चल रहा है। समझो कि स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड ए वर्सेस बी। इस केस में बी के पास कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई लॉयर नहीं है जो बी को कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा, और ये कोर्ट क्या करता है, ये बी के किसी लॉयर के बिना ही केस का ट्रायल आगे बढ़ा देता है और जजमेंट दे देता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे बी विदाउट एनी लीगल रिप्रेजेंटेशन रह जा रहा है, और हमारा ये फंडामेंटल राइट है जिसके अंडर एवरी पर्सन शुड हैव लीगल रिप्रेजेंटेशन। ये एक वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। दोनों पार्टीज के पास लीगल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर किसी पार्टी के पास लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है ना, तो स्टेट को लीगल एड प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक पार्टी के पास कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है और उसके आर्ग्यूमेंट्स बिना सुने ही आप केस का जजमेंट दे दो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हो। फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है, सो दिस इज अगेंस्ट द राइट ऑफ फेयर ट्रायल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। बी सुप्रीम कोर्ट के पास जाके बोल सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट इस कोर्ट में वायलेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ दिस इज ट्रू,
इट्स गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जहाँ की दोनों पार्टीज को सुनने का मौका देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट को एक प्रोहिबिशन का रिट इशू करता है कि आप अभी के लिए, जब तक कि हम इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करें, अभी तक के लिए इस केस के प्रोसीडिंग्स को रोको। तो ये कैसे हेल्प कर रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ट्रायल चल रहा है, और ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं जिनकी वजह से किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है या हो सकता है। लोअर कोर्ट्स अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करने लगते हैं या फिर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट करने लगते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट एक रिट ऑफ प्रोहिबिशन, विच इज टू स्टॉप, टू प्रोहिबिट अ लोअर कोर्ट from exceeding their jurisdiction or going against the principles of natural justice. So ये भी क्या है, आर्टिकल 32 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब आ जाओ रिट ऑफ क्यूओ वारंटो पे। क्यूओ वारंटो का लिटरल मीनिंग, लैटिन का ट्रांसलेशन होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, अभी बाय व्हाट अथॉरिटी का मतलब क्या, कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी इंडिविजुअल या अथॉरिटी को जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, उनको ये बोलता है कि भाई आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस में हो, क्या आपका इस ऑफिस में होना लीगल है। अब एक एग्जांपल से देखो तब समझ में आ जाएगा कि सोचो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ए को वाइस चांसलर बना दिया गया है। अब ए को वाइस चांसलर तो बना दिया गया है, लेकिन ए के पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वाइस चांसलर बनने के लिए, वो नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो है उनको ये लगता है कि ऐसा वाइस चांसलर अपॉइंट होने से उनका एजुकेशन हैम्पर होगा, यानी कि राइट टू एजुकेशन विच इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आर्टिकल 21A के अंडर उनका राइट टू एजुकेशन वायलेट हो रहा है, क्योंकि भाई ऐसे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में है जिनके पास जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए एज पर द नॉर्म्स वो ही नहीं है। इससे पूरा एजुकेशन स्टैंडर्ड ही अफेक्ट हो जाएगा। इस सिचुएशन में ये स्टूडेंट्स कहाँ जा सकते हैं, ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास ये डायरेक्टली जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तब इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इस वाइस चांसलर को बोलता है, बाय व्हाट अथॉरिटी डू यू होल्ड दिस ऑफिस, किस अथॉरिटी से आप इस ऑफिस में हो, ये जो पब्लिक ऑफिस आप होल्ड कर रहे हो, इज योर क्लेम टू दिस पब्लिक ऑफिस लीगल। ठीक है, तो वो क्या रिट इशू करते हैं, क्यूओ वारंटो। क्यूओ वारंटो की जो रिट है, इसका पर्पस क्या है, ये प्रिवेंट करता है कि कोई अनलॉफुल तरीके से कोई इंडिविजुअल्स पब्लिक पोजीशंस में अपॉइंट ना हो। तो यहाँ क्या लिखा है, बाय व्हाट अथॉरिटी, इट्स यूज्ड टू चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ समवन्स क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस। So the writ of quo warranto is a judicial order to an individual or authority questioning the legality of holding a public office. The purpose of this writ is to prevent unlawful claims to a public office, ताकि कोई public office को unlawfully claim ना कर सके. It's a mechanism to ensure that only duly qualified individuals hold public positions. समझ में आया, इसको बोलते हैं writ of quo warranto. अब समझते हैं रिट ऑफ सर्शियोररी, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। कई बार ऐसा होता है किसी लोअर कोर्ट में एक केस चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस लोअर कोर्ट को बोलता है कि हम आपके इस ऑर्डर को, आपने इस केस में जो ऑर्डर दिया है, इसको हम क्वॉश करते हैं, या वो ये बोलता है कि आप इस केस को हमें ट्रांसफर कर दो। इन दोनों सिचुएशंस में रिट ऑफ सर्शियोररी इशू किया जाता है। सो बेसिकली इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल। लोअर कोर्ट्स में वन टाइप ऑफ लोअर कोर्ट्स आर आल्सो ट्राइब्यूनल्स, ईदर टू व्हाट, ट्रांसफर द केस pending with the latter to itself for review.
तो या तो आपके पास जो केस पेंडिंग है आप उसे हम तक रिव्यू के लिए दे दो, या वो ये बोलता है कि हम आपके ऑर्डर को ही क्वॉश कर दे रहे हैं। ये कब होता है? ये तब होता है जब हायर कोर्ट को यानी सुप्रीम कोर्ट को इन दिस केस ये लगता है कि लोअर कोर्ट के डिसीजन में कोई एरर्स है। सोचो कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ की गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाती है, ठीक है, और ये पॉलिसी माइनॉरिटीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करती है, यानी कि इस पॉलिसी की वजह से माइनॉरिटीज को कुछ डिसएडवांटेज होता है। सो माइनॉरिटीज आर डिस्क्रिमिनेटेड, उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। अब ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ये जो लोअर कोर्ट्स हैं या स्टेट लेवल पे जो कोर्ट है उनमें जाके एक पिटिशन फाइल करती है अगेंस्ट द पॉलिसी। लेकिन जो लोअर कोर्ट है वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये पॉलिसी सही है। सो लोअर कोर्ट अपहोल्ड्स द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी फ्रेम की जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करती है, उनको डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डालती है, वो लोअर कोर्ट सपोर्ट करने लगता है। लोअर कोर्ट उस पॉलिसी को अपहोल्ड करता है, बोलता है नहीं सही है। तो ये माइनॉरिटी क्या करती है? माइनॉरिटी कम्युनिटी सीधा जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास और उनको जाके बोलती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लोअर कोर्ट में हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। कौन सा फंडामेंटल राइट? कौन सा फंडामेंटल राइट? राइट नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ये कौन सा है? आर्टिकल 15। तो सुप्रीम कोर्ट देखता है कि हाँ भाई सच में लोअर कोर्ट ने इस गवर्नमेंट पॉलिसी को सपोर्ट करके कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट को तो वायलेट किया है इस कम्युनिटी का। तो उनको लोअर कोर्ट के इस डिसीजन में एरर दिखता है। तब वो क्या करते हैं? लोअर कोर्ट को या बोलते हैं या तो वो क्वॉश कर देंगे उस ऑर्डर को, या वो अपने तक उस केस को ट्रांसफर कर लेते हैं एक बार रिव्यू करने के लिए। सो बेसिकली the purpose of this writ is to ensure that law is correctly interpreted and justice is properly administered, especially in those cases where there might have been an abuse of jurisdiction or violation of principles of natural justice। ठीक है, तो ये होते हैं 5 तरीके के रिट्स। अब जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके पैराग्राफ को देख लेते हैं, सब पॉइंट्स कवर हुए कि नहीं। आर्टिकल 32 of the Constitution further gives an extensive original jurisdiction to the Supreme Court. Extensive original jurisdiction मतलब वो jurisdiction जहाँ की सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टेंस में किसी भी केस को सुन सकता है और डिसाइड कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कब एक्सरसाइज कर सकता है? जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या थ्रेट है वायलेशन को। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या है? टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स एंड रिट्स। इसको ही बोला जाता है रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। रिट जुरिस्डिक्शन क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के पास 5 टाइप के रिट्स इशू करने का पावर होता है। इन रिट्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोलते हैं। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। So Article 32 of the Constitution gives an extensive original jurisdiction to the Supreme Court in regard to enforcement of fundamental rights. It is empowered to issue directions, orders, writs, including writs in the nature of क्या habeas corpus, to order the release of a person unlawfully detained। हमने डिस्कस किया अनलॉफुल डिटेंशन के केस में सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस का रिट इशू करते हैं। मैंडेमस, टू ऑर्डर अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। कभी ऐसा है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी जो ड्यूटी वो लीगली ऑब्लिगेटेड है परफॉर्म करने के लिए नहीं परफॉर्म कर रहे हैं या रिफ्यूज कर रहे हैं, तो उससे अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट कैन इशू मैंडेमस। प्रोहिबिशन is to prevent a subordinate court from continuing on a case। prohibition माने to stop, है ना? तो स्टॉप करना, किसी लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करना किसी केस को कंटिन्यू करने में। क्यों वारंटो?
to issue a directive to a person to vacate an office wrongly occupied. अभी हमने बात किया था कई बार ऐसे होता है कि कोई पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड किया जा रहा है और लग रहा है कि ये इलीगली होल्ड किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट को इशू कर सकते हैं कि इस पर्सन को प्रूव करना होगा वो किस ग्राउंड्स पे इस ऑफिस को क्लेम कर रहा है. अगर ऐसा प्रूव होता है कि ही और शी इज नॉट एलिजिबल टू होल्ड दैट ऑफिस, then that person needs to vacate the office. So to issue a directive to a person to vacate an office wrongly occupied. Certiorari, to remove a case from a subordinate court and get the proceedings before it. अभी मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट अगर लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्वॉश कर देता है या फिर केस को ट्रांसफर कर लेता है अपने तक, सो to remove a case from a subordinate court and get the proceedings before it. Before it यानी before the Supreme Court. Supreme Court अपने आप को ये केस ट्रांसफर कर लेता है. I hope this entire section is clear. हमने रोल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को समझा है अंडर आर्टिकल 131 एंड आर्टिकल 32. ये टेक्स्ट बुक के भी पॉइंट्स हमने पूरा पैराग्राफ देख लिया है. पहले जो मैंने नोट्स दिए हैं समझाने के लिए बेसिकली वो थे. इफ़ यू वांट आप उनको लिख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, वहाँ पे यू कैन गेट द नोट्स, और एल्स आपका जो टेक्स्ट बुक है उसको भी रेफर कर सकते हो. दैट शुड ऑल्सो बी इनफ. बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ की हम सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को और आगे डिस्कस करेंगे.